नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश अनकट बातें, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए रोज नए मुद्दे और उन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। हमारे साथ होते हैं हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट, वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार, जो आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हर उस मुद्दे की जो मुद्दा शायद अछूता रह गया हो चर्चा से, जो मुद्दा शायद अछूता रह गया हो आपके लिए जानकारी से। इसलिए आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं जो बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो मुद्दा है एसआईआर का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या, ये भी इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में जो चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, अब उस पर क्या कहा जा रहा है, उस पर क्या बातें हो रही है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है, विपक्ष क्यों चुनाव आयोग पर हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद क्यों हो सकता है, इस पर हमारी चर्चा जो है वो आज की केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार, जिनको बहुत अनुभव है इस पूरे फील्ड में, जानकारी है हर एक पहलू की, हर एक मुद्दे की, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयेश सोनी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एसआईआर पर होने वाली है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में तो कराया ही जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐलान जयेश जी कर दिया है चुनाव आयोग ने, और वो ऐलान है कि पूरे देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर करवाएगा। इससे मुश्किलें किसकी बढ़ेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा मुश्किलें किसकी बढ़ेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलें उसकी बढ़ेगी जिन्होंने ये फर्जी वोटर्स लिस्ट का फ़ायदा उठाना है। फर्जी वोटर्स का फ़ायदा जिस पार्टी को उठाना है उसकी मुश्किलें बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कि कोई गलत नामों से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है और उसको अगर हटाया जा रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से किसी भी राजनीतिक पार्टी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर अगर कोई इस पर आपत्ति जताता है तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि या तो वो जो फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं उसका सीधा फायदा उस पार्टी को मिल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो ये इसी ने जो फैसला लिया है वो इसीलिए लिया है कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के नाम जो है वो दर्ज किए जाते हैं और फिर फर्जी वोटिंग की जाती है जी। और फर्जी वोटिंग के जरिए इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी अगर इलेक्शन कमीशन उसको फेल करने की कोशिश करता है या उसमें संशोधन करने की कोशिश करता है, और अगर ऐसे नामों को आइडेंटिफाई करके अगर वो उसको रद्द कर रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बिहार इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने लिया है, और आने वाले समय में पूरे इंडिया के अंदर, सारे राज्यों के अंदर अगर ये इस प्रकार से लागू होता है तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब रहेगी इलेक्शन कमीशन के लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में विरोध हो रहा था, इस प्रकार में देश भर में ऐसी जो भी पार्टियां रहेगी जो कि ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाती आई है, वो इसके ऊपर आपत्ति जता सकते हैं। तो आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से अभी टारगेट पर है, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी ये कार्यवाही जब होगी तब टारगेट पर रहेगी, और इलेक्शन कमीशन को ऐसे किसी भी बात को माइंड में लेने के बजाय अपना काम करना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जनता जो है वो जानती है कि ये जो कुछ भी अभी जुमलेबाजी चल रही है विपक्षों के द्वारा, वो क्यों चल रही है और इसका क्या सीधा असर हो रहा है, और कहाँ पर दुख रहा है और कहाँ पर पीटा जा रहा है, वो सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि विपक्ष की तरफ से जो है यहाँ टीका टिप्पणी का दौर जो है वो जारी है। अगर बात की जाएगी विपक्ष की, तो तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एक ही चीज कह रहा है कि अगर आपको परेशानी है तो आप हलफनामा दीजिए और एफिडेविट देते हुए आप ये बताइए कि कहाँ परेशानी है।
इससे पहले राहुल गांधी जो आरोप लगा चुके हैं चुनाव आयोग पर, जिसमें उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हमने कर्नाटक में एक सीट का पूरा ब्यौरा निकाला, 6 महीने लगे हमें उस सीट का ब्यौरा निकालने के लिए और तब जाके सारी चीजें जो है हमें मिली है। चुनाव आयोग ने एक ही चीज कही कि आप हलफनामा दीजिए। हलफनामा अभी तक नहीं दिया गया है। तो क्या विपक्ष को कहीं ना कहीं डर सता रहा है इस बात का कि अगर फर्जी वोटर्स हट जाएंगे तो कुछ बड़ा हो सकता है, और शायद यही कारण हो सकता है कि बीजेपी का हौसला बुलंद हो जयेश जी? बिल्कुल। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 6 महीने की मशक्क़त के बाद अगर उन्होंने ऐसा सर्वे करा लिया, ऐसा डेटा निकाल लिया और जिससे कि ये साबित हो रहा है कि गलत तरीके से नाम हटाए गए हैं और जो रियल वोटर्स है ऐसे वोटर्स का नाम लिस्ट में से निकाल दिया है, तो हलफनामा देने में क्या आपत्ति है? आप पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन कर रहे हैं, ये वोट चोर वोट चोर वोट चोर करके चिल्ला रहे हैं, तो भाई एक ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे एफिडेविट कर दीजिए और उसकी जांच करवा लीजिए, या तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में सीधा आप अपना हलफनामा दायर कर दीजिए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके सामने खुला है। और आपके तो कई ऐसे वकील भी हैं जो कि ये सब कामों में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, तो आप जाके उनके थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर कर देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस खाली चिल्ला रहे हैं वोट चोर वोट चोर। अरे वोट चोरी अगर हुआ भी है तो इसमें आप साबित तो कीजिए कि कैसे किया। आपके बोलने से क्या कोई बात साबित हो जाती है? ये मेरे मानने के हिसाब से तो ये एक पूरा पब्लिसिटी स्टंट है और लोगों को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काने का काम है, और ये एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला भी हो सकता है। पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसे मामलों पर सीरियसली न लेते हुए इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बाकी ये आपत्तिजनक तो बिल्कुल किसी को भी लग रहा है। अगर किसी को चोर बोल रहे हैं या किसी के साथ ऐसी साठगांठ है, ऐसी बात बोल रहे हैं और उसका कोई सबूत भी नहीं दे रहे हैं या कोई हलफनामा नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो आरोप लग रहा है वो झूठा है। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि ये बात साबित हो सके। और अगर साबित हो सकती है तो हलफनामा दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में फरियाद दाखिल कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो जाती है जयेश जी कि सुप्रीम कोर्ट का, जैसा आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कई विपक्ष की तरफ से फरियादी जा चुके हैं, और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि किसी भी तरीके से ये जो एसआईआर है इसकी प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। ये हो सकता है कि अगर आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए, जैसे आधार कार्ड को वो शामिल करने की बात कही गई थी, चुनाव आयोग ने भी अपना जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रखा था सुप्रीम कोर्ट में, और ये साफ साफ कहा था कि हम आधार कार्ड को इससे पहले हमने नहीं शामिल किया था, लेकिन अगर वोटर्स के पास आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड भी वो दे सकते हैं। अब आधार कार्ड जब शामिल हो गया तो अब उसमें भी आपत्ति जो है कई जगह पर जताई जा रही है। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया, जो चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले भी हो चुकी है, इसी को मोहरा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। आपने एक तो आधार कार्ड की बात कही, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड जो है वो आजकल कहीं भी किसी भी दुकान में जाके लोग स्कैन करवा के उसके अंदर एडिटिंग करके फर्जी बना लेते हैं। तो अगर आधार कार्ड के साथ, अगर मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे आधार कार्ड के अलावा और भी कोई एक आईडी प्रूफ लिया जाए। आजकल वैसे तो कोई भी आईडी प्रूफ डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, वहाँ पर अगर शो करेंगे तो उस आधार कार्ड का या कोई भी आईडी प्रूफ का वेरिफिकेशन करने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है कि भाई ये फर्जी तो नहीं है आईडी प्रूफ। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए है कि कोई फर्जी आईडी प्रूफ लेकर अगर कोई वोटर्स वोट डालने आ गया,
जिसका नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दर्ज किया गया है और ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वोटिंग करने चला गया, तो उसको फिर कैसे रोक पाएंगे? अगर उस टाइम पर उसको रोका गया तो उसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उसी को वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फर्जी वोटर्स जो कि फर्जी आधार कार्ड या फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दर्ज हो गए हैं, उसको फिल्टर करके उसको हटाया जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई रियल वोटर्स को इस प्रक्रिया के अंदर कोई इफेक्ट हुआ है तो उसके लिए भी जो प्रावधान है वो दिए गए हैं कि आप भाई आप उसके बारे में जानकारी दीजिए, तो अगर आपकी बात सही होगी तो वापस शामिल कर लिया गया। तो ऐसे स्थिति में जो विपक्ष जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है। इससे पूरे देश का जो चेहरा है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और मेरे ख्याल से विपक्ष का यही एक मुद्दा है कि भारत को विदेशों के अंदर उसका चेहरा धूमिल हो। पहले दंगा और फसाद करा के इंटरनेशनल छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। कई बार विदेश में जाकर बयानबाजी करके भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह की हरकतें अपने ही देश में करके विपक्ष भारत की छवि इंटरनेशनली खराब हो ऐसे प्रयास करने की जो कोशिश कर रहा है, वो शायद विपक्ष को और कमज़ोर कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जनाधार बहुत ही अल्प संख्या में रह गया है और ऐसी स्थिति में ये जो राहुल गांधी है और उनकी पार्टी के जो बाकी लीडर्स है वो इस प्रकार से जो हरकतें कर रहे हैं उससे उनका जो आधार थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात कोई भी समझ सकता है, छोटा बच्चे को भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता देगा। तो ये बड़े बड़े अनुभवी नेता जो है उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि हम जो गलत चीज़ों को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं इससे हमारी ही छवि खराब हो रही है, लोगों में हमारी ही इमेज धूमिल हो रही है और ऐसा करने से हमें उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात वो समझते नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल है उनको इसका सीधा फायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के समझ में ये बात जब तक आएगी तब तक मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी होंगी और ये इसका जो है परिणाम जो है वो कांग्रेस को बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है। आपने एक बात कही कि कांग्रेस को परिणाम जो है वो बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। एक और बात आपने कही कि चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जितनी भी बेशक विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हों चुनाव आयोग पर, उस पर एक तरीके से बिंदु जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो उठता है। लेकिन जयेश जी, एक बात पर और ध्यान केंद्रित करना होगा कि जितनी खामियां वोटर लिस्ट में नजर आ रही हैं, जैसे पता किसी का गलत हो गया, किसी पते पर 19 और पता नहीं कितने कितने वोटर्स का नाम जो है वो दर्ज है, तो इन खामियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग को भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है? वो अलग बात है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि कितनी खामियां हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ध्यान केंद्रित करवा चुका है चुनाव आयोग का। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक ही पते पर 50 लोगों का नाम रजिस्टर्ड होता है जी। 50 लोगों के अंदर एक ही पिता का नाम रजिस्टर्ड होता है। बिल्कुल। अब ऐसा एक मामला मेरे भी ध्यान पर आया था और मैं भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि 50 लोगों का एक ही बाप क्यों है और जिस बाप की उम्र है उस बाप की उम्र से भी ज़्यादा उम्र का उसका बेटा कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात जब मेरी संज्ञान में आई, मैंने भी इस बात की पड़ताल कराने की कोशिश की। जिस जगह का ये मामला था मैंने वहाँ पड़ताल कराई, तो वो जगह जो थी वो एक मंदिर जैसा, एक मतलब मठ जैसा जगह थी। वहाँ के जो स्वामी थे उस स्वामी को सब लोग पिता समान मानते थे और वोटर लिस्ट के अंदर उन्हीं का नाम पिता के तौर पर दर्ज करवाया गया था। उनके पास मतलब सारे जो आधार थे वो थे, क्योंकि वो सारे जो लोग वहाँ पर रहते थे
वो उसके आगे पीछे कोई नहीं था जी। वो वहीं जो जगह थी वहीं पर वो रहते थे और उसका जो पालन है वो वही स्वामी जी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जब बातें सामने आती है तो उसका नेगेटिव प्रचार बहुत होता है, लेकिन वास्तविक चीज जो है वो सामने आने में समय लगता है या नहीं आती है। अब मैंने तो पड़ताल करवा ली तो मुझे समझ आ गया कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई स्वामी जी है और वो स्वामी जी के साथ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपना पिताजी की जगह पर नाम अपने स्वामी जी का, अपने गुरु जी का लिखवाया है। और उसमें उस स्वामी जी जो है उसकी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों का भी नाम है, वो भी अपने वो स्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है और गलत क्या है? तो ऐसे मामले भी होंगे जहां पर आप 19 लोगों की बात की अभी आपने, तो हो सकता है कि वहां पर भी ऐसी कोई स्थिति रही हो जी। या तो फिर वो किराए से रहते होंगे या फिर कोई ऐसी चौल होगी जो पता है वहां पर, मतलब खोलिया बनी होगी जहां पर बहुत सारे लोग रहते होंगे और एड्रेस एक ही बोला जाता होगा। तो ऐसे संजोग हो सकते हैं, किसी चीज को नकारा नहीं जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने भी जब ये बातें आई होगी तो उन्होंने भी वेरीफाई किया होगा, उन्होंने भी पड़ताल अपनी की होगी, ऑफिसर जाके चेक किए होंगे और अगर मान लो कि बात सब कुछ सही होगा तो उन्होंने वो वेरीफाई कर लिया होगा। तो ये ऐसी बातें सामने आती है, उसको वेरीफाई करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद उसका इशू बनाना चाहिए। बिना बात के इशू बनाकर भ्रम फैलाना ये एक बहुत बड़ी एक साजिश हो सकती है और विपक्ष ऐसी साजिशें रच के खुद अपने पैर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो है वो उन मुद्दों को उठाए जो लोगों के लिए हो, लोगों को टच होने वाले मुद्दे हो। ये ऐसे फर्जी मुद्दे अगर उठाकर ये पूरे देश भर में अगर वो कितना भी हल्ला कर ले उससे उनकी छवि सुधरने वाली नहीं है। मैं और कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उनकी वोट परसेंटेज पिछले दिनों घटती जा रही है वो आगे चलकर और घटती जाएगी। जी, तो ये बड़ी बात कही आपने कि इससे पूरा विपक्ष पर जो है बड़ा असर पड़ सकता है। एसआईआर अभी फिलहाल बिहार में हुआ और उसका जो समय सीमा है वो 6 महीने रखी गई। 6 महीने 7 महीने में एसआईआर को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया और अब चुनाव आयोग का कहना है कि कई वोटर्स हटाए जा चुके हैं और कई वोटर्स का नाम ऐड भी किया गया है, क्योंकि जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो कुछ दिन पहले ही सामने आई, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कार्यकाल 22 नवंबर तक खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का, उससे पहले चुनाव कराने होंगे। अब अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में एसआईआर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी जयेश जी विपक्ष की तरफ से यही मुद्दा उठाया जा रहा है। आप इस बात को सोचिए कि जनता इस बात में किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं जता रही और जनता का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग जैसे भी हमें कहेगा हम वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई यही कह रहा है कि वोट काटे गए हैं। आपको याद होगा जयेश जी कि अभी हाल ही में जो बिहार में यात्रा निकाली गई उसमें कई वोटर्स को लेकर आए राहुल गांधी और उनसे बयान जो है दिलवाए गए। बाद में जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसा हुआ नहीं था और बीएलओ खुद सत्यापन करने के लिए पहुंचे तो सारी जानकारी सामने आ गई कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जो चीजें फैलाई गई थी। तो बिल्कुल ये भ्रम की राजनीति है, लेकिन क्या इसको जनता स्वीकार करेगी? चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या ये? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी तो आपने खुद ने अपने सवाल में ही बात बोल दी कि जब फैक्ट चेक किया गया तो ये सब भ्रम फैलाने की साजिश दिखी और सब कुछ सामने आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से फैक्ट चेक करने पर ये भ्रम फैला रहे हैं ऐसा सामने आ चुका है, तो ये विपक्ष फिर भी अभी भी आज की डेट में भी ये यही मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। अब भी तो नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों की समझ में तो ये आ गया है, विपक्ष की समझ में कब आएगा ये नहीं समझ रहा हूं मैं। क्योंकि ये भ्रम फैलाने की राजनीति जनता के बीच में अगर वो जाके कर रहे हैं तो जनता तो जानती ही है और वो उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उसका जो पूरा दाव है
वो उल्टा हो सकता है। जो 2, 4, 5 सीटें अगर मान लो कि उनको पिछले इलेक्शनों में मिली भी होंगी या आइए इस इलेक्शन में मिल भी सकती थी, वो खुद वो अपनी वो सीटें भी गंवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनाधार आपका कम है तो आपको लोगों के जो टच होने वाले मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, लोगों की समस्या को उजागर करना चाहिए, ना कि ऐसे फालतू मुद्दों को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश करो ताकि जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो वोटर्स है वो भी आपसे उब जाए कि अरे यार ये क्या मुद्दे उठा रहे हैं, हमारी समस्या हमारी बात तो वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपने ही चलाए जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है उससे तो खुद के अपने जो कार्यकर्ता होंगे या जो उनके खुद के जो थोड़े बहुत जो वोटर्स होंगे वो भी पीछे हट जाएंगे उनसे। ये भ्रम फैला रहे हैं, ये पूरा साफ हो चुका है और ये बात इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है और बाकी लोग भी मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये जो भी बात हुई थी वो सब गलत थी, किसी को पैसों की लालच दे करके लाया गया था, किसी को कुछ कहकर लाया गया था, किसी को मतलब डराया धमकाया भी गया था, ऐसी भी बात सामने आई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन जैसी एक जो है बहुत ही अपने देश की जो लोकशाही के लिए एक बहुत ही पवित्र बात होती है, प्रक्रिया है ये, और उसको इस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार के जो गलत आरोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर गलती है तो आप साबित करो, आप हलफनामा दो, आप उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाओ। ये अगर कोर्ट के अंदर साबित हो जाए बात तो ऑटोमेटिकली कोर्ट ही आदेश कर देगा इलेक्शन कमीशन को जी। बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोर्ट भी उनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं हो रही है। तो फिर वो अपनी बातों को किस आधार पर लोगों को कन्विंस्ड कराने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। अगर मान लो कि उनके पास कोई एक सिंगल सबूत भी होता जिससे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए तो सीधे ये प्रक्रिया रोक देती सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को नकार दिया। तो फिर अभी भी ये इस बात पर अड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी को चोर बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये किस आधार पर लगा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी हो जाती है कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिली हुई है, लेकिन एक बात पर और गौर करने की जरूरत है जयेश जी की बीते दिनों कई ऐसे मौके आए हैं जब खुद अनुराग ठाकुर हो गए या भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता हो गए, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि दो वोटर आईडी कार्ड जो है उसका मामला उनके संज्ञान में भी आया है। तो बीजेपी भी चुनाव आयोग से सवाल कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठाना कि आपकी सांठगांठ है बीजेपी के साथ और आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि विपक्ष को जो है निशाना बनाया जा सके, ये कहाँ तक सही लगता है? क्या ये पेचीदा नजर नहीं आता? अभी आपने जो बात बताई कि दो आईडी कार्ड दो जगह पर वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराना, तो जो लोग आरोप लगा रहे थे उन्हीं के कार्ड मिले हैं जी। जिन्होंने आरोप लगाया उन्हीं के 2 जगह पर नाम मिले हैं। बिल्कुल। अब वो क्यों नहीं सफाई दे देता कि भाई ये कैसे हुआ? भाई अगर वो बहुत ज्यादा शरीफ है और जो सत्यवादी है तो वही बता दे अपना, भाई 2 जगह पर नाम उसने क्यों दर्ज करवा रखा था, अपना एक जगह से नाम क्यों नहीं कटवाया? अब आप तेजस्वी यादव का ही नाम देख लीजिए, उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ और वही आरोप लगा रहे हैं जी। तो ये कहाँ का सच मान ले? जब खुद ही आप 2 जगह से वोटिंग लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवाते हो, फिर आप दूसरों पर आरोप मलते हो, तो वो कहाँ तक सही है? तो ये चीज़ें जो अगर मान लीजिए कि अगर ये नोटिस जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बिल्कुल। और उसका जवाब भी शायद देना पड़ा होगा जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जब खुद की सामने आ चुकी है, फिर वो किस मुंह से आरोप लगाते हैं, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है जी। बहुत ये बहुत पेचीदा भी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी हो जाता है कि बिहार में SIR बेशक मुद्दा बनाया जा रहा हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी ज़रूरी है, मगर उन पर बात हो नहीं रही है। जिसमें पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में ऐसे अवसर पैदा हों कि वहाँ के जनता को रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों की तरफ ना भागना पड़े। इसके लिए भी लगातार
सारी योजनाओं का कार्यान्वयन जो है वो शुरू है। जैसा हमने इससे पहले अपने ही वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी के साथ भी चर्चा की थी इस मामले में जयेश जी, और उस मामले में भी ये सामने आया था कि सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी राज्य में हुआ है तो वो लालू प्रसाद यादव का राज रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पलायन रोकने का काम वो करेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात नहीं हो गई? अपने ही मुद्दे जो है आपकी सरकार में वो मुद्दे सामने आए, आपको उन्हीं पर घेरा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम वही बंद करेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव सरकार में रहे हैं, लेकिन तब भी पलायन जैसी समस्या का निदान नहीं निकला है जयेश जी। बिल्कुल, अभी आपके सवाल में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है कि लालू यादव के समय में बिहार की स्थिति क्या थी वो हर कोई जानता है। खुद मुख्यमंत्री होते हुए उनको चारा घोटाले के आरोप में सीबीआई ने अरेस्ट किया था और उसी समय उन्होंने इस्तीफा देकर के अपने धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाकर वो जेल गए थे और अभी भी वो मामला जो है विचाराधीन है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर किस प्रकार की अराजकता थी और उनके राज्य में क्या क्या होता था वो बताने अगर बैठेंगे तो ये 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। तो उस समय पर वहाँ से लोगों की मजबूरी हो गई थी कि वो दूसरे राज्यों जाए अपना नौकरी रोजगार के लिए। अब जब उनकी सत्ता चली गई, उनका जो वर्चस्व है वो घट गया, अब उनके बेटे आ गए राजनीति में, तो अब वो अपने पिताजी के समय की याद ताज़ा करा रहे हैं कि हम ये रोक देंगे। अरे भाई, पिताजी ने ही रोक पाए तो आप कैसे रोक लोगे? दूसरी एक बात कि आप भी तो सरकार में रहे थे, डिप्टी सीएम रहे थे, सब कुछ था, क्यों नहीं रोक लिया भाई आपने? उस समय तो भी तो आपके पास मौका था। वहाँ पर जो रोजगारी की बात है, शिक्षा की बात है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी बात है, वो विपक्ष उसके ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित नहीं करे। वहाँ की जनता इसीलिए सबसे जो है हट रही है पीछे। उसका रीज़न ही ये है कि लोगों की समस्या, लोगों की ज़रूरतें कोई देख ही नहीं रहा है। बस अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये फालतू की बातें कर करके नेशनल लेवल पर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ पर लोकल आपके राज्य के जो मुद्दे हैं उसको उजागर कीजिए, उसको आवाज़ दीजिए, तो जाके लोग आपसे जुड़ेंगे और तब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपको वोट करेंगे। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हो रही है जी। अलग अलग ऐसे मुद्दे जो हाईलाइट किए जाते हैं जो कि बिना किसी सर धड़के होता है और उसको ये लोगों के गले उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतर नहीं रहा है। लोग उल्टा उनसे और ज़्यादा पीछे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी को ये सारी चीज़ें जो विपक्ष कर रही है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इलेक्शन कमीशन तो अपना काम करता है भाई, हम उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आपत्ति है, आपके पास ऐसे कोई सबूत है तो उनको शो करना चाहिए, ना कि इस तरह से गली गली जाके ये चिल्लाना और बोलना कि ये चोर वो चोर। ये इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। जी, तो आज के इस अनकट एपिसोड में हमने तमाम मुद्दों पर बात की। एसआईआर बिहार में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर इसे टूल दिया जा रहा है जानबूझकर, इस पर भी हमने बातचीत की। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो एसआईआर से ही जुड़े हुए हैं। देश भर में अब एसआईआर होगा तो विपक्ष अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को घेरेगा, इस पर भी बातचीत हुई। लेकिन वो कितना रेलेवेंट है, वो कितना ठीक है, इस पर भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयेश सोनी जी ने बहुत ही बाखूबी तरीके से जवाब दिया। तो अनकट के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अपनी राय हमें आप लिखते रहिएगा, जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।